हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मंथनशाला में। आज के इस टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं लोक लेखा समिति। आपको जानकारी होगी कि 5 दिसंबर को इसके 100 साल पूरे हुए हैं। इसी के संदर्भ में इसकी संरचना, कार्य और इसकी सीमाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो विभिन्न प्रकार की एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है और हमारी समझ के लिए भी जरूरी है। हम बात करेंगे कि भारत में संसद या सरकार विभिन्न प्रकार के खर्च करती है। कई बार आरोप लगाए गए हैं कि सरकार के द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, जहां जितना खर्च होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। इनके अलावा भी बहुत सारी चीजें। इन बातों पर नियंत्रण करने के लिए संसद द्वारा 3 समितियां बनाई गई हैं मुख्य रूप से, जिन्हें वित्तीय समिति कहते हैं। पहला नाम मिलेगा प्राक्कलन समिति, दूसरा नाम मिलता है लोक लेखा समिति और तीसरा है लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति को एस्टिमेट कमेटी कहेंगे, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट कमेटी और एक और हो जाती है लोक उपक्रम समिति, मतलब कि नाम मिलेगा पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी। इन कमिटीज में से कुछ सदस्य जो होंगे वो सरकार के खर्च की जांच करते हैं और मुख्य रूप से यहाँ पर मैं खर्च की जांच अलग अलग प्रकार के तरीकों से करते हैं। उनमें से हमारे पास अभी आती है लोक लेखा समिति। बाकी और कमिटीज की चर्चा मैं आगे करूंगा। लोक लेखा समिति भारतीय संसद के जो सदस्य होते हैं उनके चुने हुए उनसे भी चुने हुए सदस्यों की समिति होती है। संसद में राज्यसभा लोकसभा दोनों के सदस्य को शामिल किया जाता है। तो यहाँ लोक लेखा समिति में भी जो 22 सदस्य होते हैं उनमें से 15 लोकसभा से और बाकी 7 राज्यसभा से। यहाँ ध्यान रखना है कि ये भारत सरकार के द्वारा किए गए खर्चों की लेखाओं की परीक्षा करती है। लेकिन ये परीक्षा कौन से होंगे तो ध्यान रखेंगे। भारतीय संसद के द्वारा संविधान के द्वारा एक लोक सरकार के खर्चों की जांच करने के लिए एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पद की सृजन किया गया है। इसे हम CNAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। इन्हीं के माध्यम से जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है उन्हें ये जांच करने का काम करेगी। ध्यान रखेंगे कि इस समिति का गठन किया गया था 1919 के अधिनियम के माध्यम से। 1990 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स कमीशन आया हुआ था। इसके माध्यम से 5 दिसंबर 1921 में इस लोक लेखा समिति की स्थापना की गई थी, ताकि ये सरकार द्वारा जो भी खर्च किए जाते थे उनकी जांच कर सके। इसके पहले अध्यक्ष बने थे WM हेली। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे कि लोक लेखा समिति की पहली बार स्थापना या इसके सृजन कब किया गया था तो 5 दिसंबर 1921। और दूसरी बात करेंगे इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो WM हेली थे। ये भी आप ध्यान रखना है। इसके जो पूरे कार्य संचालन है उसका कार्य किया जाता है लोकसभा के नियम नंबर 308 के एक के माध्यम से। मतलब हम बोल सकते हैं कि लोकसभा इस समिति के लिए अधिक अधिकार संपन्न रहेगी। यहाँ राज्यसभा के नियम का यूज नहीं किया जाएगा, न ही संसद का अलग से कोई नियम के बारे में आ सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे लोकसभा नियम नंबर 308 एक के माध्यम से इसका कार्य संचालन किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि इसकी संरचना के दृष्टिकोण से मैंने बताया था 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह सभी पक्षों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करती है, जिसमें सदस्यों का चयन एकल हस्तांतरणी या एकल संक्रमणी मत पद्धति द्वारा किया जाता है। एक प्रकार की यह संसद में एक प्रकार के चुनाव की एक विधि होती है, जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव को भी कार्य किया जाता है। इस पर हम चर्चा करेंगे आगे के और लेक्शन में, जहां पर मैं एकल हस्तांतरण मत पद्धति और उसके बाद में पास में अनुपातिक दृष्टिकोण से भी क्या और होता है उन पर सभी पर चर्चा करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ सदस्यों का जो कार्यकाल रहेगा 1 वर्ष का होता है। इसमें कोई भी मंत्री सदस्य नहीं बनते हैं। मान लेते हैं कोई व्यक्ति मंत्री है और वो मतलब कोई सदस्य है और बाद में मंत्री बना दिए जाते हैं, तो मंत्री बनने के पश्चात से ये पद त्याग देते हैं या त्याग इनसे पद से हटा दिया जाता है सदस्य के पद। यहाँ ध्यान रखना है कि 1954 से 1955 तक, मतलब कि इसके पहले तक बात करेंगे, इसमें 15 सदस्य हुआ करते थे। इसके पश्चात से इसमें 7 सदस्य जो राज्यसभा के हैं उन्हें भी जोड़ा गया है। 1967 के पहले तक लोकसभा अध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करते थे, वही चयन करते थे, जिसमें समानता है। इसमें जो वरिष्ठ सदस्य हैं वो इसको चुना जाता था, लेकिन अध्यक्ष कहाँ से होंगे, लोकसभा से ही होंगे। 1967 के पश्चात से यहाँ पर में जो विपक्ष के नेता होते हैं, उस लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, उन्हें इसका अध्यक्ष चुना चुना जाता है। वर्तमान में इस समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी जी हैं। इनके अलावा हम बात करें तो पुराने बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व रहे हैं जो इसके अध्यक्ष रह चुके हैं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी, PV नरसिम्हा राव जी,
और आर वेंकटरमन जी, ये प्रमुख हैं जो अध्यक्ष रह चुके हैं। आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से कौन सा प्रधानमंत्री या कौन से प्रमुख व्यक्ति लोक लेखा समिति अध्यक्ष रह चुके हैं या रहे हैं, तो आपको यहाँ पर में चूज करने के लिए बन जाएगा। हमें ध्यान रखना है कि इस समिति के कार्य बहुत सारे निर्धारित किए गए हैं। मैंने पहले बताया था कि ये सरकार के द्वारा किए गए खर्च के लेखाओं की परीक्षा करता है। तो समिति का मुख्य कार्य है कैग, CAG, इसे हम कहते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मैंने बताया था नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। भारतीय संविधान के माध्यम से एक पद का सृजन किया गया है जो सरकार के लेखाओं की परीक्षा करता है। तो जो कैग प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगा, कैग प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? राष्ट्रपति को। आप ध्यान रखेंगे, कैग किसे प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, क्वेश्चन पूछेगा हमेशा, तो हम बताएंगे कहां पर भैया? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। और राष्ट्रपति इसे प्रस्तुत करेंगे कहां पर? आपका संसद के समक्ष लाकर रखते हैं। तो संसद पर जब ये प्रतिवेदन आएगा, उसी पर ये जांच करने का काम करेंगे कौन? हमारे ये इसके पहले डायरेक्ट कैग से नहीं मांगेंगे ये। जो प्रतिवेदन वहां आएगा उस पर चर्चा करेंगे। तो जिन क्षेत्रों तथा कार्यों के लिए सरकार द्वारा धन आवंटित किया गया था, क्या उसी पर या उन्हीं क्षेत्रों पर कार्य खर्च किया गया है या नहीं, इसकी जांच करना। क्या आवश्यकता से अधिक, मतलब जितनी राशि स्वीकृत की गई थी किसी एक विशिष्ट मद में, क्या उतना ही राशि स्वीकृत की गई है और उतनी ही राशि खर्च की गई है, ये भी चेक करना। इनके अलावा क्या खर्च न्याय संगत या तर्कसंगत रूप पर हुआ है या नहीं, उसकी भी जांच करना। जैसे कि कहीं आपने सुना होगा कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था, उस दौरान ये कहा गया था कि यहाँ पर जो गमले हैं वो जो 20 से 25 या 100 रुपए के थे, उन्हें लगभग में अधिक प्राइस बता करके खरीदा गया था। तो इस प्रकार से क्या जो न्याय संगत है या नहीं, या तर्क संगत है नहीं, उस प्रकार से खर्च किए गए हैं, इसकी भी जांच ये समिति करती है। साथ ही हमें ध्यान रखना है कि क्या किसी मद के लिए अधिक खर्च किया गया है आवंटन से ज्यादा, जो संसद में आवंटन है उससे ज्यादा, उसकी भी जांच करेगा। किसी वित्तीय वर्ष में किसी भी सेवा के मद में खर्च राशि की जांच करना, वह राशि उस मद में खर्च करने के लिए स्वीकृत राशि से अधिक है या नहीं, या जो मद है वहां पर में स्वीकृत है या नहीं, इन सब की जांच ये कमेटी करती है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि यह समिति सरकार द्वारा या संसद द्वारा किए गए खर्च की पूर्ण जांच करती है। जांच करने के पश्चात यह एक प्रतिवेदन लोकसभा में प्रस्तुत करती है। लोकसभा का जो सत्र होगा वो संबंधित मंत्रालय की उसकी जानकारी देगा। साथ में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के 6 माह के भीतर जो सिफारिशें की गई हैं उन पर क्या कार्यवाही हुई है या नहीं, इसकी जानकारी लोकसभा सचिवालय को दी जाती है संबंधित मंत्रालय के द्वारा। आपको ध्यान रखना है कि इस समिति के साथ साथ 16वीं लोकसभा में एक उप समिति गठन किया गया था, जो यहाँ क्या करती है कि इसके द्वारा की गई सिफारिश है उनके माध्यम से जो कार्य किए गए हैं या नहीं, उनकी समीक्षा की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में एक उप समिति का गठन किस बार किया गया था? तो 16वीं लोकसभा में किया गया था, लोक लेखा समिति के। अब ध्यान रखना है एक और, आपका लोक लेखा समिति की उपसभा 16वीं लोक समिति में आई हुई है और ये क्या करती है कि जो कार्य सिफारिशें दी गई थी उनकी समीक्षा करती है कि परफॉर्म हुए हैं या नहीं हुए हैं। इनके साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से कितनी सिफारिशें थी उन पर ये चर्चा करने के पश्चात बताती हैं। जैसे तीसरी लोकसभा में पहली बार यहाँ सिफारिशों को कितने माने हैं और नहीं माने, उन पर विस्तार से चर्चा की जाने लगी। तो पहली या तीसरी लोकसभा में सबसे पहली बार, मतलब बात करेंगे 1997 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी, उनमें से 973 मान्य की गई। हालाँकि डेटा हमारा कोई काम का नहीं है। वहीं बात करेंगे 16वीं लोकसभा में 939 सिफारिशें प्रस्तुत की गई थी, जिसमें 718 मान्य की गई हैं, 76%। और 17वीं लोकसभा में अब तक बात करेंगे हम यहाँ पर में एक 307 302 यहाँ सिफारिशें प्रस्तुत की गई, जिसमें 221 मान्य की गई हैं, मतलब 73%। इस प्रकार से कितनी मान्य की जाती हैं, नहीं, उन पर भी यहाँ पर में एक प्रकार से देखा जाता है। लेकिन ये सिफारिशें माने या ना माने, इस पर आपकी कोई बाध्यता नहीं है। कोई भी दंड या कोई भी कठोर कानून या किसी प्रकार की बातें यहाँ पर नहीं आती हैं, सबसे बड़ी कमी रहेगी। इनके साथ-साथ आपको ध्यान रखना है कि इसकी बहुत सारी सीमाएँ हैं। जैसे कि बात करेंगे, ये नीतिगत प्रश्नों से एक प्रकार से अलग होती है, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ पर में कार्य हो रहा है, वो सब पहले पैसा खर्च हो चुका था, उसी पर ये जाँच करेंगे। मतलब दैनिक प्रशासन जो अभी चल रहा है, उस पर इसकी कोई भूमिका नहीं है, जो आज हो चुका होगा, तो उस पर चर्चा होगी बाद में।
एक अभी चल रही है उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है, मतलब धन खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच की जाती है। इसलिए यहाँ सबसे बड़ी कमी इसकी मान ली जाती है कि भाई यहाँ वर्तमान में जो खर्च किए जाने हैं उस पर नियंत्रण कैसे होगा। इनकी जो अनुशंसा होती है बाध्यकारी नहीं होती है, ये भी इसकी कमी है। और ऐसे विभागों द्वारा किए गए खर्चों को सीमित या प्रतिबंधित नहीं करने की शक्ति नहीं दी गई है। उन्हें एक प्रकार से यदि कोई विभाग इस प्रकार के गलत कार्य में संलग्न है या फिर पास में खर्च ज़्यादा कर चुका है, तो उसे उनकी शक्ति सीमित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए था, वो भी नहीं है। ऐसे ही बहुत सारी इस क्लास में कमी नज़र आ जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारे पेपर में इस प्रकार के प्रश्न लगातार पूछे सकते हैं। भी इसके सीमाएँ बताइए, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, समीक्षा कीजिए या लोक लेखा समिति के कार्य बताइए। इस प्रकार से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक? तो आज की क्लास यहाँ तक के लिए ये सेशन हमारा यहाँ तक के लिए। जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको नोट्स और अपडेट्स सारे मिल जाएँगे अपने टेलीग्राम चैनल मंथनशाला में। ठीक, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 8982744794 पर भी। आपको आगे नेक्स्ट हम लोग लेकर आने वाले हैं, एक आज से या कल से ही क्लास में हम लोग देखेंगे, मतलब मंडे ट्यूसडे से ही एक अलग-अलग टॉपिक पर चर्चा करेंगे और उनके क्वेश्चन भी लेकर आकर के आपके पास में यही आंसर ड्राफ्टिंग करेंगे एमपीएससी मेंस के लिए, खास करके यूनिट वाइज लेकर आएँगे ताकि तैयारी वैसे भी चलती जाए। मिलते हैं अगले टेस्ट में। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।